समृद्ध मतलब कि हम लोग वेल्दी है, कैपेबल है ना। और इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि समृद्ध नहीं है, भिखारी हो गया, है ना, मेरे पास देने कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि सॉल्वेंसी दो सिचुएशन में मेजरमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पहले सबसे ज़्यादा मतलब दर्द देता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये होता है कि तुम दुकान से, बहुत ही लेमैन भाषा में बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है तुम दुकान से राशन पानी उठा कर ला रहे हो, जैसे ही तुम्हारा सिचुएशन खराब चला तो तुमको राशन पानी देना बंद कर देगा आस पड़ोस लोग, है ना। तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म, बगल में तुम जाते थे चीनी मांग लेते थे, एग्जाम सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चीनी, पड़ोस वाली आंटी चीनी देना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट टर्म है जो आजू बाजू के लोग तुमको असर डालेंगे। और लॉन्ग टर्म क्या? लॉन्ग टर्म मतलब कि तुम्हारा बैंक से लोन देना बंद कर देगा, वो बाद में पता चलेगा ना। उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है व्हाट आर द योर कैपेबिलिटी टू पे ऑफ योर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब कि व्हाट आर द कैपेबिलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू पे ऑफ योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तुमने जो छोटा छोटा खुजरा, जो 2 दिन का, 3 दिन का, 1 साल के भीतर जितने सारे बोरोइंग्स हैं, उसको तुम कितने दिन में पे ऑफ करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम सप्लायर से सामान खरीद के लाते हो, ओके। सप्लायर मतलब कि जो क्रिएटर है उससे सामान खरीद के लाते हैं, उससे रॉ मटेरियल बनाते, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं और मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सप्लायर ने मेरे को 5 महीना का क्रेडिट पीरियड दिया। क्रेडिट पीरियड का मतलब समझते हो ना, 5 महीने के भीतर उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 6 महीना में पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो 6 महीना में जब तुम उसको सामान खरीदोगे तो परचेज एंट्री मारोगे, याद करो, परचेज डेट में एंट्री मारोगे। जब तुम पेमेंट करोगे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो उसका डेट देखोगे। तो इसका जो ड्यूरेशन है ना वो 6 महीना से ज़्यादा हो गया। जब ये रेशियो निकालेंगे तो उसमें 6 महीना से ज़्यादा हो गया, है ना। तो अगर जो सामने वाला ऑडिटर आएगा वो देखेगा कि अरे ये बंदा तो 6 महीने से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, लेकिन इसमें तो क्रेडिटर ने आपको 6 महीना का दिया था, पक्का इंटरेस्ट जोड़ा है। हाँ देखो, मतलब कि तुमने 7 महीनों में पेमेंट किया या 8 महीनों में पेमेंट किया, ठीक है। तो ये चीज़ देखे तो तुमको इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। अगर तुम 6 महीना में नहीं चुकाओगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो देखे कि इंटरेस्ट भी चार्ज किया, तो हम पूछे सर ये क्या रीज़न है जो आपने इतना लेट से पेमेंट किया। तो पहला साल में तुम बता दिए, देखिए सर उस समय कोरोना हो गया था पूरे दुनिया में, इसलिए हम लोग परेशान थे, बैंक बंद हो गया था, कोई एम्प्लॉई काम नहीं कर रहा था, हम ट्राई किए थे लेकिन हम दे नहीं पाए। अच्छा, पहला रीज़न हो गया, है ना, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके लिख दिया, मतलब रिपोर्ट अच्छा है। अगला साल 2022 आया, उसमें सारा न्यूट्रल हो गया था। फिर देख रहे इस बार फिर से 8 महीना बाद पेमेंट किया तुम। इस बार क्या पेमेंट किया? तो इस बार मतलब क्या हुआ था ना कि भूकंप का झटका आ रहा था ना, तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो अच्छा तो 2023 में फिर से देख रहा है कि 10 महीना। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो बंदा है ना अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाते जा रहा है, मतलब कि डिले ज़्यादा करता है, इंटरेस्ट भर रहा है, गलत नहीं है, अच्छा आदमी है, इंटरेस्ट भर रहा है, एक्स्ट्रा भर रहा है, लेकिन तुमको उससे मतलब नहीं है। तुम इंटरेस्ट भरे उससे मतलब नहीं, तुमने डिले क्यों किया? क्या प्रॉब्लम चल रहा है अंदर? कुछ क्या अंदर में कुछ प्रॉब्लम है घर में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, तुम बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो हम लोग वो निकालने की कोशिश करेंगे। जिस दिन प्रॉब्लम पता चल गया कि इसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से नहीं चल पा रहा है, ये पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, इनकेपेबल टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये बिजनेस खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी कि अब इस चीज को हम बाकी क्रेडिटर को बताना पड़ेगा ना, इसीलिए सप्लायर को, आउटसाइडर को बताना पड़ेगा कि भाई इसको लोन देना बंद करो, है ना। ये लोन दे दोगे शॉर्ट टर्म, अगर सप्लायर इसको प्रोवाइड कर दोगे, ये पे ऑफ नहीं करेगा और लास्ट में क्या होगा, भाग जाएगा, है ना। ये वही बात है। यहाँ पर भले ही तुम कितना भी इंटरेस्ट दे दो, है ना, लेकिन तुम एक अगर देखो सिंपैथी, इमोशनल देखो तो बेचारा गरीब आदमी है, मतलब कि इंटरेस्ट भी भर रहा है फिर भी इसको सप्लायर नहीं पेमेंट कर रहा है, पैसा तो चुका रहा है ना। इमोशनल का कोई यहाँ पर जगह ही नहीं है। सब कुछ अकाउंटिंग फिगर से काम होता है, अकाउंटिंग फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर, है ना। इमोशनल का कोई जगह नहीं। तुम डिले क्यों कर रहा है, डिफॉल्ट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है ना। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्यों सामने वाला रिस्क क्यों लेगा?
तुम चाहोगे इसको सप्लाई, अगर हम डूबते हुए हैं तुम मेरे को मदद कर दोगे, अच्छा इंसान बोल के अलग चीज़ है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसको सप्लाई करना चाहोगे? नहीं ना। तो इमोशनल वाला बात बाद में रखो, है ना। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा ये अकाउंटिंग क्रूएल टाइप का है ना, निर्दयी आदमी है ये इमोशनल को ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सीधा फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता है और बोलता है कि अगर तुमने सॉल्वेंसी रेशियो, तुम्हारा सॉल्वेंसी पोजीशन खराब है, तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो खराब है, यानी तुम शॉर्ट टर्म पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको लोन देना, मतलब शॉर्ट टर्म लोन देना बंद कर देगा, तो कोई सप्लायर सामान नहीं देगा। तो ये होता है, इससे क्या फायदा होता है समझ में आया? लिक्विडिटी रेशियो से सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या देखता है? हम लोग इसमें देखते हैं वही सेम चीज करते हैं, लेकिन बैंक वाले का लोन कितना दिन में पेमेंट कर रहे हैं, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। बैंक वाले का लोन कितने दिन में पेमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो सुनो, बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? जैसे अगर मान लो कि तुमने परचेस किया 1 लाख का, तुमने परचेस किया कितना? 1 लाख का। 1/1/2020 को परचेस किया, ध्यान से सुनना सब कोई, 1/1/2020 को तुमने 1 लाख रुपया सामान परचेस किया, है ना, उसको बेचने के लिए। 31/12/20 को पता चला कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 95,000 है। तुम बताओ, मेरा परफॉर्मेंस एक्टिविटी बताओ। एक्टिविटी का मतलब हाउ मच यू आर एक्टिव। 5,000 मतलब क्या 5,000? कुछ एक्टिव, मतलब कि 5,000 ही बेच पाए, साल भर कर क्या रहे थे? 5,000 तो कुछ काफी के बराबर है ना, 5,000 का सिर्फ स्टॉक बेचे हो, है ना। तुम्हारे एक्टिव, कितना इनएक्टिव आदमी तुम हो, तुम्हारे में कौन पैसा लगाना चाहेगा, है ना। तो ये होता है एक्टिविटी रेशियो, है ना। इसका एक छोटा सा स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता दी, जो स्टॉक बताया, तो स्टॉक का मूवमेंट बताता है। अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा हुआ है ना, तो इसका बहुत सारा खराबियाँ हैं। सबसे पहला खराबी, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बहुत लंबे समय तक पड़ा है, इसका मतलब वो डैमेज हो सकता है, यानी तुम पब्लिक को सस्ता में करके तुम चिपका रहे हो लेकिन अच्छा सामान नहीं बना रहे हो। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो और रॉ मटेरियल बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा फिनिश गुड्स बनने वाला भी डिफेक्टेड होगा, है ना। दूसरा बात, तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है, तुम अच्छा कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा फैक्ट्री बंद है क्या? हम जाके चेक करना चाहते हैं, तुम्हारा पूरा का पूरा परचेज पड़ा हुआ है, तुम्हारा फैक्ट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं अगर एक्टिविटी रेशियो खराब होता है तो, है ना। अच्छा, तुम लोग के मन में एक सेट एग्जाम्पल आ रहा होगा, मतलब कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक कोई रेंज तो होना चाहिए ना, रेंज। जैसे हम लोग का अगर बोला जाए तो बॉयज़ का होमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है? बेसिकली 10 होना चाहिए, है ना। तो वुमेन्स का 15, 14 या 15 अप्रॉक्स होना चाहिए। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज डॉक्टर लोग डिसाइड किया, तो इसका भी तो रेंज होगा ना, कि जितना होने से अच्छा माना जाएगा, कितना होने से अच्छा माना जाएगा। हाँ, इसका भी रेंज है, उसको बोलते हैं आइडियल रेशियो, IDEAL, आइडियल रेशियो। और वो तो MCQ में डेफिनेटली पूछता है, तो हर एक रेशियो का आइडियल रेशियो बताते जाएंगे, ठीक है, अच्छा से। तो ये समझ में आया एक्टिविटी रेशियो, है ना। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। आगे बता रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। अच्छा, ऊपर बिठा के लिखते हैं, ऊपर वाला हो गया ना कॉपी, ये वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, हम वो कर देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, सुनो एक बात बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या बताता है? एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, सबको ध्यान से सुनो इधर। एक बात बताओ, कोई कंपनी कैसे चलता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए, फंड चाहिए, है ना। फंड लाइक अ डीजल और पेट्रोल, है ना। जैसे कार और गाड़ी के लिए डीजल पेट्रोल होता है, उसी तरह से बिजनेस के लिए फंड चाहिए। और व्हाट आर द सोर्सेज टू रेज फंड, यानी कि फंड रेज करने का, फंड अपना मतलब पाने का, फंड पाने का कितने तरीका? 2 तरीका है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब घर का पैसा, एक्सटर्नल मतलब बाहर का पैसा। अब ये घर का पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में सूट करता है, मालिक अपना घर से पैसा लेके आए, याद है ना, एग्जाम्पल ऐसे ही बताते थे, उस तरफ घर है, घर से लेके आ रहा
जो भी है ना, तो इंटरनल माना जाएगा। एक्सटर्नल मतलब बैंक से लोन लिए, अपने दोस्त से लिए, अपने स्टूडेंट से लिए, कुछ भी, तो एक्सटर्नल माना जाएगा। लेकिन कंपनीज, हम लोग ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो कंपनीज के बारे में इंटरनल क्या हो गया? इंटरनल दो चीज हो गया। पहला इंटरनल हो गया शेयर कैपिटल। अब लोग सर शेयर कैपिटल ओनर इंटरनल कैसे? वही तो पब्लिक से है। तो तुम लोग बता दे, पब्लिक ही तो ओनर होता है। शेयर का मतलब क्या? हिस्सेदारी। शेयर कैपिटल तुम लोग पढ़ाएंगे। शेयर का मतलब हिस्सेदारी। अगर मेरा एक बिजनेस है, हम पिज्जा खरीद के लाए, बोले तुमको 50% चाहिए? बोले हाँ सर चाहिए। तो इसको 50% चाहिए, तो इसको हाफ के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ये 50% का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? है ना। तो यानी कि तुमको मालिक बना रहे, पार्टनर एक तरह का बना रहे। पार्टनर बोलने में खराब लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से तुम लोग को पब्लिक को ज्वाइंट कर रहे है ना, और तुम लोग के बीच पैसा बांटेंगे। एक तरह से पब्लिक इन्वेस्टर ही, शेयर होल्डर ही क्या होता है? ओनर होता है। तो शेयर कैपिटल। और इंटरनल में एक और आता है अपना पैसा, अपना प्रॉफिट। जैसे तुम लोग पूछे, तुम लोग क्या मालिक हो और हम तुम लोग के नौकर है ना, मतलब तुम लोग के मैनेजमेंट डायरेक्टर बोला जाता है, वो तुम ही लोग का काम करता है ना। अब एक बात बता रहे हैं, तुम लोग को प्रॉफिट कमा के दिए, बोले किसको किसको प्रॉफिट चाहिए? तुम बोले हम सबको चाहिए, है ना। हम लोग एक बात बताओ, ये प्रॉफिट को तुम करोगे क्या? बोले सर नहीं, मतलब कि तुम हम लोग अपना डिविडेंड अपना बैंक में जमा करेंगे, है ना। हम बोल रहे हैं तुम बैंक में जमा करोगे, कितना परसेंट देगा? 10% देगा। तुम कंपनी में पैसा लगा दो, अभी मत लो, तुम कंपनी में पैसा लगा दो, है ना। अगर तुम ले लोगे ना इस प्रॉफिट को, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। अगर ये प्रॉफिट तुम ले लोगे तो डिविडेंड बन जाएगा, है ना, यानी कि एनुअल डिविडेंड। हम बोले कि तुम पैसा मत लो, प्रॉफिट मत लो, बिजनेस में ही लगा दो। तो बिजनेस में यही प्रॉफिट कमा के बिजनेस में लगा दिए, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, है ना। दूसरा भाषा में इसको बोलते हैं प्लो बैक। मतलब प्लो मतलब खेत जोतना होता है ना, यानी कि हम अपना खेती का जोता हुआ फसल खुद ही रख लिए, खुद ही उपज के लिए रख लिए, है ना। उसको बोलते हैं प्लोइंग बैक या फिर प्लो बैक, ऐसा बोलता है। रिटेन्ड अर्निंग। तो दो सोर्स है, पहला शेयर कैपिटल और कमाए हुआ पैसा को फिर वापस रखना, रिटेन्ड अर्निंग। ये सब कुछ बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन नॉलेज दे रहे हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को। दूसरा क्या है इसका? दूसरा एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? बैंक से पैसा आएगा। और कहाँ से पैसा आएगा? डिवेंचर से पैसा आएगा। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर जस्ट लाइक का समझ लो कि एक तरह का बोल सकते हो कि एक शेयर ही होता है, लेकिन शेयर जैसा नहीं होता ये। इसमें लोन आता है, मतलब ये एक्सटर्नल बोरोइंग माना जाता है, लोन की जैसा ट्रीट होता है। तो अगर मान लो कि इसमें तुम अगर मान लो कि तुम मेरा कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, तो तुमको हम इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे थे तो डिविडेंड बोल रहे थे, और यहाँ पर जब देंगे तो क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे, है ना। तो ये दोनों का जो रेशियो है ना, बड़ा मायने रखता है। इंटरनल और एक्सटर्नल तुमको समझा रहे हैं। एक्सटर्नल जो है मान लो कि 90% है और इंटरनल है 10% है, तो तुमको क्या लगता है? ये कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। मतलब कि तुमने आउटसाइडर को तुम 90% पैसा उठा के रखा है, आउटसाइडर से 90% उठा के रखा है, तो कल के डेट में अगर पैसा नहीं चुका पाओगे, है ना, तो कंपनी डूब जाएगा। और दूसरा क्या होता है, तुम लोग को कन्विंस कर सकते हैं इससे, तुम ही लोग तो मालिक हो, क्या पैसा लोगे? छोड़ दो, पैसा इसी में डाल दो, है ना, मालिक हो ना। तो इसलिए तुम लोग इसमें पैसा, इसलिए ये लोग नहीं सुनेगा। हमको इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए, कंपनी डूबे मरे कुछ भी हो, हमको इंटरेस्ट चाहिए। ये लोग का फिक्स इंटरेस्ट होता है, देना ही पड़ेगा। भले ही तुम्हारा कंपनी घाटे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इसको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? तो इसको डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है, जो भी बैंक वाला का इंटरेस्ट मान जाएगा क्या? तुम कितने भी भिखारी हो गए, बैंक वाला इंटरेस्ट नहीं मानेगा, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ते जाएगा, है ना। तो ये इसलिए बोला, ये बर्डन ज़्यादा होता है, ये बर्डन वाला होता है। अगर सोचो किसी कंपनी में ज़्यादा ये पोर्शन है, ये कम पोर्शन है, कंपनी का सिचुएशन बहुत घटिया है, बहुत ही घटिया है ना। तो कोशिश क्या रखता है? ये वाला ज़्यादा रखने का, है ना, और ये थोड़ा सा कम रखने का। हाँ, अगर तुम इसको पूरा यूज ही ना करो तो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट, तुम्हारा सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर समझते हो ना, तुम्हारा क्रेडिट पॉइंट इतना अच्छा है मार्केट में, तुमको तुम 10 बैंकर तुम्हारे के पीछे, सर ले लीजिए ना सर, ले लीजिए ना सर, मतलब कि ऐसे से बोल बोल के तुमको क्या दे रहा है ना, लोन दे रहा है, और तुम ले ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा बेवकूफ़ी है ना। उसका यूज करना चाहिए ना, क्योंकि एवरीवन नो दैट मनी ग्रो।
यही तो पढ़ रहे हो बाबू, एक नया चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट। नीड को बनाना पड़ता है, पैसे का उपयोग, हाउ टू यूटिलाइज योर मनी। अगर नॉर्मल लाइफ में अगर नीड नहीं है तो क्यों लेंगे? तो वो तो तुम न्यूट्रल हो, है ना। हम लोग नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, क्यों लोगे, अपना कर्जा क्यों बढ़ाओगे। लेकिन ये जो भी है, एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, सुनो। अगर तुम लोग इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो, ध्यान सुनना, अगर तुम लोग इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो, 10% इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो, तुम्हारा उम्मीद क्या रहेगा, तुम्हारा कोशिश क्या रहेगा कि हम इस पैसा से 12% कमाएं। जो रिटर्न हो, ये जो इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा होना चाहिए ना। अगर तुम इससे कम कमा रहे हो, मतलब कि तुम 10 लाख रुपया लोन लेके तुम 9% ही कमा रहे हो, तुम लॉस बेयर कर रहे हो ना। तुम एक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो, है ना, जो कर्जा ज़्यादा बढ़ा के और कमाई